चिड़ियाघर का काला भालू मुझे खाना चाहता था क्योंकि मैं जानवरों के दिल की बात सुन सकता हूँ। वह काला भालू कह रहा था, वह स्मार्ट लड़का कितना अच्छा लग रहा है, मैं उसे खा जाऊंगा, आज रात मैं उसे जरूर खा जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे दिल में जोर से ढक सा हुआ। उसने कहा, आज रात ही निकलना है क्या? वह भागने वाला है। लेकिन उसके बाद काले भालू की कुछ बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बोला, उस लड़के की नजर कुछ अजीब है, लेकिन उसकी नजर देखकर लगता है जैसे मैं अपना फैसला बदल दूं। वह एक बहुत बड़े सिर वाला काला भालू था। उसने कहा, आज रात ही चलूंगा। बाकी सारे भालू हाथ हिला रहे थे और दूसरे लोगों के खाना डालने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह सिर्फ मुझे घूर रहा था। मैं खुद को संभालते हुए वहां से निकला और काले भालू वाले इलाके से बाहर आते ही पास के एक कर्मचारी के पास भागा। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम कह रहे हो कि काला भालू आज रात भाग जाएगा? यह तो और भी अच्छा है। अगर हमारा चिड़ियाघर खबरों में आ गया तो शायद और ज्यादा लोग टिकट खरीदने आएंगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम जाओ, तुम कैसे इतनी गैर जिम्मेदार बात कर सकते हो? उसने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ छोटे भाई, तुम चिंता मत करो। यहाँ चिड़ियाघर बने 30 साल हो गए हैं और यहाँ से कोई जानवर भागता भी है तो औसतन 3 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। रात को जब मैं मोबाइल में गेम खेलने जा रहा था तभी अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। मैंने कहा, कौन है? कौन मेरे घर का दरवाजा खोल रहा है? मैंने जोर से आवाज लगाई तो हैंडल तुरंत रुक गया। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा, मैंने तो किसी से दुश्मनी भी नहीं की, फिर यह कौन हो सकता है? क्या आजकल चोर इतने बेखौफ हो गए हैं? मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। तभी दरवाजे के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आखिर मिल गया, वह अंदर ही है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। वह वही था, वही काला भालू। वह सच में भागकर यहाँ आ गया था और मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाजे का हैंडल फिर से जोर जोर से हिलने लगा। मैं घबरा गया और जल्दी से फोन निकालकर एक हाथ से दरवाजा पकड़े पकड़े पुलिस को कॉल किया। कॉल लगते ही मैंने जल्दी से अपनी हालत और पता बता दिया। जैसे ही मैंने फोन रखा, बाहर की आवाज फिर से बंद हो गई। उसने मुझे कब देख लिया? वह सच में कोई साधारण जानवर नहीं है। तभी तो मुझे खाने की इतनी सोच रहा है। मेरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा क्योंकि वह काला भालू इंसानों की भाषा समझ सकता था। मैंने अभी फोन पर पुलिस को बताया था कि बाहर काला भालू है और उसने यह सुन लिया। तभी सामने वाले पड़ोसी के घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई बोला, बहुत शोर हो रहा है, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलने वाला सामने वाले घर नंबर 246 के पड़ोसी रमेश चाचा थे। अगले ही पल काला भालू उनकी तरफ दौड़ा और तुरंत उनकी जोरदार चीख पूरे बिल्डिंग में गूंज गई। मैं डरते हुए दरवाजे पर चढ़कर आंख वाले छेद से बाहर देखने लगा। सच में 246 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से लगातार टकराने की आवाज आ रही थी। अभी जो आवाज आई थी उससे साफ था कि रमेश चाचा दरवाजा बंद भी नहीं कर पाए और काला भालू अंदर घुस गया। मुझे याद आया, रमेश चाचा के घर में उनका 8 साल का छोटा बेटा भी है। वह भालू मेरे पीछे आया था। अगर पड़ोसी मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए तो शायद मैं खुद को खत्म कर लूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया और बोला, अरे ओ मोटे भालू, मैं यहाँ हूँ। मैं बार बार दरवाजा पीट कर आवाज कर रहा था ताकि भालू का ध्यान मेरी तरफ आ जाए। जैसे ही भालू बाहर आएगा मैं तुरंत दरवाजा बंद कर दूंगा, तब तक समय मिल जाएगा। 246 वाले घर के अंदर फिर से जोर जोर की थक थक और टकराने की आवाज आने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। मैंने कहा, रमेश चाचा आप ठीक हो क्या? 246 के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत घबरा गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैं धीरे से बाहर निकला और 246 के दरवाजे की तरफ झांक कर देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे के कोने पर एक आदमी दिखा। वह रमेश चाचा थे। मैंने पूछा, रमेश चाचा आप ठीक हो ना? और वह भालू कहाँ गया? रमेश चाचा दरवाजे तक आए और जोर जोर से सांस लेते हुए पसीने में भीगे हुए बोले, अभी अभी मैं तो तुम्हारे घर की तरफ भागा था। कौन सा भालू? कहाँ है भालू? मैंने तो कोई भालू नहीं देखा। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो अभी साफ देखा था कि भालू आपके घर में घुस गया था। क्या मैंने गलत देख लिया? उन्होंने कहा, जरूर तुमने गलत देखा होगा। अभी मेरे घर में चूहे मार रहे थे। रात काफी हो गई है, तुम भी जाओ और सो जाओ। उन्होंने मुझे थोड़ा छिड़कर देखा और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं 246 के दरवाजे के सामने खड़ा रह गया और मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगा, बड़ा चूहा क्या? अभी जो आवाजें आ रही थी वह भालू नहीं था क्या? फिर मैंने कान लगाकर सुना तो सच में अंदर से किसी जानवर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में बड़े कांटे जैसे डंडे और ढाल थी। उन्होंने पूछा, छोटे भाई क्या तुमने ही फोन किया था कि यहाँ भालू है? मैंने कहा, हाँ मैंने ही फोन किया था। उन्होंने पूछा, भालू कहाँ है? हम अभी पकड़ लेते हैं। मैंने कहा, वह 246 नंबर के घर में है। मेरी बात सुनकर पुलिस वाले 246 के दरवाजे पर गए और दरवाजा खटखटाने लगे। कई मिनट तक खटखटाने के बाद रमेश चाचा ने गुस्से में दरवाजा खोला और बोले, क्या बात है? मैं अभी सोया था। पुलिस वाले बोले, सामने वाले लड़के ने कहा कि आपके घर में भालू घुस गया है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? हम जांच करने आए हैं। रमेश चाचा बोले, मेरे घर में भालू घुस गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे भाई तुमने शायद ज्यादा डरावनी फिल्में देख ली हैं, तभी ऐसी बेकार की बातें सोच रहे हो। पुलिस वालों ने पूछा, क्या हम अंदर आकर देख सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ देख सकते हो, लेकिन मेरा बेटा सो रहा है, धीरे से देखना। फिर 2 पुलिस वाले 246 के अंदर गए। जैसे ही दरवाजा खुला मुझे अंदर से एक अजीब सी बदबू आई। कुछ मिनट बाद वे दोनों बाहर आ गए और बोले, माफ करना, आपको परेशान किया, आपने सहयोग किया, धन्यवाद। रमेश चाचा बोले, कोई बात नहीं, पुलिस की मदद करना हमारा फर्ज है, और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गया, लेकिन मैंने तो साफ साफ काला भालू देखा था। पुलिस वाले बोले, छोटे भाई हमने अच्छी तरह तलाश की है, सच में तुम्हारे बताए जैसा कोई भालू नहीं मिला, और हमने अभी सभी बड़े चिड़ियाघरों में फोन करके भी पूछा है, उन्होंने भी कहा कि कोई भालू भागा ही नहीं है। छोटे भाई अगली बार पुलिस को बुलाने से पहले ठीक से सोच लेना, यूं ही वहम को सच मत समझ लेना। इतना कहकर पुलिस वाले चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। रमेश चाचा कह रहे थे कोई भालू नहीं है, पुलिस वालों को भी भालू नहीं मिला, और चिड़ियाघर भी कह रहा है कि कोई भालू भागा ही नहीं। तो अभी जो मेरे दरवाजे के बाहर था वह क्या था, और जो मैं उसके दिल की बात सुन रहा था वह क्या था? जरूर रमेश चाचा और चिड़ियाघर वाले झूठ बोल रहे हैं। तभी 246 का दरवाजा खुला और एक परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। मैं जल्दी से बालकनी में गया और नीचे झांक कर देखा तो वह सच में रमेश चाचा ही थे। उन्होंने टोपी पहन रखी थी, पीठ पर बैग था और हाथ में एक लंबी सी चीज पकड़ी हुई थी। रमेश चाचा इतनी छुपकर क्यों जा रहे हैं? वह क्या करने जा रहे हैं? तभी अचानक मुझे एक बात याद आई। 246 की बालकनी के बाहर ही सड़क किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जो 3-4 मंजिल जितने ऊंचे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भालू 246 की बालकनी से कूदकर उन पेड़ों पर भाग गया हो? तभी तो पुलिस वालों को 246 में भालू नहीं मिला, लेकिन रमेश चाचा ने भालू को भगाया कैसे? और अब वह नीचे जाकर क्या भालू को ढूंढने जा रहे हैं? उन्होंने पुलिस वालों से झूठ बोला कि उन्होंने भालू नहीं देखा, क्योंकि वह नहीं चाहते कि भालू वापस चिड़ियाघर में पकड़ा जाए। क्या वह खुद ही भालू को पकड़ना चाहते हैं? यह तो बहुत अजीब बात है। मैंने फिर से फोन उठाया और
पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन क्या इस बार पुलिस मेरी बात मानेगी? रात को मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन बिल्कुल चैन नहीं था। तभी मुझे बालकनी की तरफ से चरचर की आवाज सुनाई दी। क्या भालू मेरी बालकनी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है? लेकिन बालकनी का कांच तो इतना मजबूत नहीं है, एक इंसान भी उसे तोड़ सकता है। मैं तुरंत बिस्तर से कूदकर भागने वाला था। तभी मुझे भालू की वह बात याद आई। वह कह रहा था कि उसे मुझे ढूंढना है। इसका मतलब वह मेरी गंध से मुझे पहचान रहा है। अगर मैं बाहर भागा तो सीधा उसी के सामने जाऊंगा। एक सेकंड में मैंने बिल्कुल उल्टा फैसला लिया। मैंने घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया और फिर वापस अंदर आकर कीड़े मारने वाली दवा पूरे कमरे में छिड़क दी ताकि मेरी गंध छुप जाए। फिर मैं जाकर अलमारी में छुप गया। तभी बाहर से जोर की आवाज आई। बालकनी का कांच टूट गया था। भालू सच में घर के अंदर आ गया था। जैसे ही वह अंदर आया और आवाजें करने लगा, मैंने जल्दी से फोन करके पुलिस को बताया कि मेरे घर में भालू घुस गया है और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी फोन किया कि मेरे घर में सांप है ताकि वे भी जल्दी आए। तभी जोर की आवाज के साथ मेरे कमरे का दरवाजा टूट गया और मैंने जल्दी से फोन काट दिया। अगले ही पल काला भालू मेरे कमरे में घुस आया। वह आकर सीधे उसी अलमारी के पास पहुंच गया जहां मैं छिपा हुआ था। चिड़ियाघर का काला भालू मुझे खाना चाहता था क्योंकि मैं जानवरों के दिल की बात सुन सकता हूँ। वह बड़ा काला भालू मेरी बालकनी का कांच तोड़कर घर के अंदर घुस आया और सीधे उस अलमारी के सामने आकर खड़ा हो गया जहां मैं छिपा था। अलमारी के अंदर छिपा मैं डर के मारे कांप रहा था और जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह भालू बोला, वह कमीना लड़का कहाँ छिप गया, लेकिन उसकी खुशबू मुझे साफ मिल रही है। कितनी मजेदार खुशबू है, मैं उसे हड्डी तक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद भालू कमरे में इधर उधर घूमने लगा और मुझे ढूंढने लगा। मैं अलमारी के अंदर सांस तक रोककर बैठा था। भालू बिस्तर के पास गया। उसने अपने पंजे से चादर उठाई और फिर झुककर बिस्तर के नीचे भी देखा। कुछ नहीं मिला तो वह घूमकर अलमारी के पास आया और अलमारी की दरारों के पास सूंघने लगा। मैंने अपने मुंह और नाक को कसकर पकड़ लिया और सांस रोक ली क्योंकि मैंने पहले ही अलमारी के सामने बहुत ज्यादा कीड़े मारने वाली दवा छिड़क दी थी। आखिरकार भालू वहां से हट गया। मैं फिर भी ढीला नहीं पड़ा और सांस रोके रहा। मैं उसके पैरों की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था कि वह जल्दी से निकल जाए। तभी अगले ही पल भालू अचानक तेजी से लौटा और एक झटके में अलमारी को खींच दिया और मैं अंदर से बाहर गिर पड़ा। भालू अलमारी के ऊपर चढ़ गया और उसका डरावना चेहरा मेरे सिर के ऊपर झुक गया। उसने मुंह खोलकर मुझे काटने की कोशिश की। मैंने दांत भींचे और पलटकर अपने हाथ में पकड़ी। कीड़े मारने वाली दवा सीधा उसके चेहरे पर जोर जोर से छिड़क दी। भालू एकदम घबरा गया और पीछे हट गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन भागने का रास्ता भालू ने रोक रखा था। मैं मजबूर होकर लुढ़कते हुए बिस्तर के नीचे घुस गया। भालू गुर्राते हुए मेरे पीछे आया और अपना मुंह बिस्तर के नीचे घुसाकर मुझे काटने की कोशिश करने लगा। मैं पीछे की तरफ सरकता गया और उसने अपना पंजा अंदर डालकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। उसके पंजे से मेरी दाहिनी पिंडली कट गई और 4 गहरे घाव बन गए। खून तेजी से बहने लगा। मैं डर के मारे बिस्तर के बिल्कुल अंदर तक चला गया जहां वह मुझे छू नहीं पा रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसने पंजा डालना छोड़ दिया और बिस्तर के नीचे से हट गया। अचानक उसने जोर से दहाड़ मारी और पूरे बिस्तर को पलट दिया, जिससे मैं पूरी तरह उसके सामने आ गया। वह दौड़कर मुझे काटने आया। तभी मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर बिस्तर से गिरी हुई चादर उठाई और पूरी ताकत से उसके ऊपर डाल दी। चादर से उसकी आंखें ढक गईं और वह दिशा भूल गया और पागलों की तरह चादर को फाड़ने लगा। मैं धीरे से उसके किनारे से निकलकर कमरे से भागने लगा। जैसे ही मैं बाहर हॉल में पहुंचा, तभी एक जाना पहचाना आदमी मेरे घर में घुस आया। वह सामने वाले पड़ोसी रमेश चाचा थे और उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने कहा, भालू कहाँ है, जल्दी बताओ। मैं जवाब देता, उससे पहले ही भालू कमरे से बाहर भागता हुआ हमारे पीछे आ गया। मैंने जोर से चिल्लाया, रमेश चाचा भागो, और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन रमेश चाचा बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने बंदूक उठाकर सीधे भालू की तरफ तान दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भालू अचानक रुक गया और डरकर पीछे हटने लगा। फिर रमेश चाचा ने अपने बैग से एक मछली निकाली और भालू की तरफ फेंक दी। फिर रमेश चाचा मेरी तरफ मुड़कर बोले, अरे घबराओ मत, भागने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है उससे मैं इसे डरा सकता हूँ। असल में मेरी बंदूक में एक भी गोली नहीं है, अगर होती तो मैं अभी इसे मार देता। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया और उनकी बात निकल गई। सच में भालू ने पीछे हटना बंद कर दिया और सीधा खड़ा होकर गुस्से से रमेश चाचा को घूरने लगा। मैंने कहा, चाचा यह इंसानों की बात समझ सकता है। तभी भालू जोर से दहाड़ा और हमारी तरफ दौड़ पड़ा। मैं और रमेश चाचा जल्दी से बाहर भागे और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से भालू दरवाजे को जोर जोर से मारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें उड़ा देगा। रमेश चाचा पीछे मुड़कर अपने घर 246 की तरफ चिल्लाए, अरे बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारा बाप अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। भालू पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। तभी उसने दरवाजे में एक बड़ा सा छेद कर दिया और अपना पंजा बाहर निकालकर रमेश चाचा की कमर पकड़ ली। रमेश चाचा दर्द से चिल्ला उठे और खून तेजी से बहने लगा। दरवाजा आधा खुल गया, लेकिन भालू का दूसरा पंजा फंस गया, इसलिए वह पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। तभी रमेश चाचा जमीन पर गिर पड़े और उनके बैग से कुछ मछलियां और एक बड़ा चाकू गिर गया। मैंने तुरंत वह चाकू उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे में फंसे भालू के पंजे पर मार दिया। भालू जोर से गरजा। तभी रमेश चाचा का बेटा गोलू दरवाजा खोलकर बाहर आया और मैं और रमेश चाचा किसी तरह अंदर घुस गए। उसी समय फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए और भालू ने अपना पंजा दरवाजे से निकाल लिया। उन्होंने कहा, तुम लोग अंदर रहो, दरवाजा बंद करो, भालू हम संभाल लेंगे। मैंने देखा रमेश चाचा की कमर से खून लगातार बह रहा था, तो मैंने उनकी बात मानकर दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें सहारा देकर सोफे तक ले गया। मैंने कहा, चाचा मैंने आपके घाव पर पट्टी कर दी है, लेकिन आप बताओ आपने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि कोई भालू नहीं है? रमेश चाचा नजरें चुराते हुए बोले, हाँ गलती मेरी ही है। भालू मेरे घर में घुसा तो मैंने उसे बहलाकर 2 मछलियां खिला दी थी जिनमें दवा मिलाई थी ताकि वह बेहोश हो जाए, लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ। उल्टा यह तो इंसानों की बात भी समझ लेता है, जैसे कोई जादुई जानवर हो। मैंने गुस्से में कहा, चाचा आपने बहुत गलत किया। क्या आपको लगा आप इसे अकेले पकड़ लोगे? मैं तो आपकी वजह से मर ही जाता। रमेश चाचा शर्म से सिर झुकाकर चुप हो गए। तभी उनका बेटा गोलू मेरे पैर पकड़कर बोला, भैया आप पापा को माफ कर दो। पापा कह रहे थे अगर भालू पकड़ लिया तो बहुत पैसा मिलेगा। रमेश चाचा ने उसे डांटते हुए कहा, बड़े लोग बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो, माफ करना। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि वह भालू के पंजे और बाकी चीजें बेचकर पैसे कमाना चाहते थे, क्योंकि वह बहुत कीमती होती है। मैंने गुस्से में रमेश चाचा को देखा और उनकी आधी बंधी पट्टी फेंक दी। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और ध्यान से बाहर की आवाज सुनने लगा। भालू अब 4थी मंजिल से नीचे उतर चुका था। कोई बाहर से बोल रहा था, ध्यान रखना, लगता है मदद आ गई है, वे लोग भालू को पकड़ रहे हैं। मैंने राहत की सांस ली। बाहर सुरक्षित होने का यकीन करके मैं रमेश चाचा के घर से निकलकर अपनी बालकनी में आ गया। नीचे भालू को पकड़ने का बहुत शोर हो रहा था और कई लोग नींद से उठकर अपनी अपनी बालकनी में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मैं अपने कमरे में गया और गिरा हुआ मोबाइल उठाया, फिर टैक्सी लेकर अस्पताल गया और अपने हाथ का इलाज कराया। जब इलाज खत्म हुआ तब सुबह के 4 बज चुके थे। अस्पताल से निकलकर मैंने
मैंने सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि भालू को पकड़ लिया गया है। फिर मैं एक सस्ते होटल में गया और थककर तुरंत सो गया। अगले दिन उठते ही देखा कि भालू के हमारे इलाके में घुसने की खबर हर जगह फैल गई है। सुना कि चिड़ियाघर के कर्मचारी बेहोशी वाली बंदूक लेकर आए थे, तभी जाकर भालू को काबू किया गया। मकान मालिक ने भी मुझे कई मैसेज भेजे कि घर का नुकसान हुआ है, उसका पैसा मुझे देना होगा। लेकिन अच्छा हुआ कि चिड़ियाघर वालों ने खुद मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे सारा नुकसान भर देंगे। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया और अपनी पूरी बात लिखवाई। जब मैं बयान देकर बाहर निकल रहा था और खाली गलियारे से गुजर रहा था, तभी मुझे फिर वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कितनी अच्छी खुशबू है, मैं इसे खा जाऊंगा। चिड़ियाघर का काला भालू मुझे खाना चाहता था क्योंकि मैं जानवरों के दिल की बात सुन सकता हूँ। वह कह रहा था, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मैं इसे खा जाऊंगा। पिछले हिस्से में बताया था कि भालू को चिड़ियाघर के लोगों ने बेहोश करके पकड़ लिया था और मैं भी पुलिस स्टेशन में अपनी बात बता चुका था। लेकिन बाहर निकलते समय फिर से वही आवाज सुनकर मैं वहीं रुक गया और इधर उधर देखने लगा क्योंकि मुझे लगा वह यहीं कहीं है। तभी एक पुलिस वाले ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, मैं उस भालू को ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, वह भालू अब कहाँ रखा है? पुलिस वाले ने कहा, उसने जहर खा लिया था, इसलिए उसे इलाज के लिए खास जगह ले जाया गया है। मैंने पूछा, पक्का वह भागा नहीं है? उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हम पुलिस वाले झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उस पर खास नजर रखी जा रही है और 24 घंटे सुरक्षा लगी है। वह मुझे समझाने लगा, लेकिन मैं फिर भी परेशान था। मैंने सोचा शायद मैंने ठीक से आराम नहीं किया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने पुलिस वाले से माफी मांगी और बाहर निकल आया। तभी सामने से एक जानी पहचानी औरत आती दिखी। वह रमेश चाचा की पत्नी थी। मैंने पूछा, चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रमेश चाचा को छुड़ाने आई हूँ, क्योंकि उन्होंने भालू के बारे में पुलिस को नहीं बताया और उनके पास गैर कानूनी बंदूक भी थी, इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया है। मैंने कहा, चाचा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, वह सब हमारी बेटी गीता के लिए कर रहे थे। हमारी बेटी को कैंसर है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए रमेश चाचा ने यह सब किया। भालू की असली वजह रमेश चाचा की बेटी गीता थी। 6 महीने पहले ही गीता को दिमाग का ट्यूमर निकला था। रमेश चाचा और चाची देश भर के बड़े बड़े अस्पतालों में उसे दिखाने गए, लेकिन हर डॉक्टर ने कह दिया कि गीता 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। दोनों बिल्कुल टूट गए थे और मजबूरी में किसी के बताए झाड़ फूंक वाले नुस्खे पर यकीन कर बैठे, जिसमें कहा गया था कि भालू का दिल और भालू का मांस खाने से दिमाग का ट्यूमर ठीक हो सकता है। तभी किस्मत से चिड़ियाघर का काला भालू हमारे इलाके में आ गया और रमेश चाचा को लगा जैसे भगवान ने उन्हें अपनी बेटी को बचाने का मौका दिया है, लेकिन वह फिर भी नाकाम रहे और ऊपर से पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया। तभी एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया और बोला, भालू के इलाज के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई और अब वह मर चुका है। मैंने पूछा, क्या यह चूहे मार दवा की वजह से हुआ है? उसने कहा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने किराए के कमरे पर वापस जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने सोचा, क्या बात है, क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूँ कि कोई मुझसे जल रहा है या वह मेरा चेहरा खराब करना चाहता है? तभी अचानक पीछे से एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और एक गीला कपड़ा मेरी नाक पर रख दिया। खतरे के समय मैंने जेब से बिजली वाला डंडा निकाला और पीछे की तरफ मार दिया। झटके से वह आदमी छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। पास में खड़ा होटल का गार्ड भी आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आ गया। जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मैं चौंक गया। यह वही चिड़ियाघर का कर्मचारी था जिसे मैंने पहले देखा था। क्या यह भी मुझसे जल रहा है या पागल हो गया है? वह आदमी किसी तरह उठकर बोला, तुम वायरस के वाहक हो, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे शरीर में हो रहे बदलाव को देखना है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। वह मेरे पास आने लगा। तभी गार्ड उसके सामने खड़ा हो गया। तभी 4 पुलिस वाले वहां आ गए और सीधे उस आदमी की तरफ दौड़े। वह आदमी पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन तुरंत पकड़ लिया गया। उसे ले जाते समय वह चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग पछताओगे। मुझे इसे फैलने से पहले रोकना होगा। तुम जल्दी से खुद को खत्म कर लो, यही सबसे अच्छा तरीका है। मैंने कहा, यह आदमी पागल है। आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था और मैं खुश नहीं था। मुझे लग रहा था इस भालू वाले मामले के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। अगले दिन जिज्ञासा के कारण मैं फिर उस चिड़ियाघर वाले आदमी के पास गया, क्योंकि मुझे लगा वह पूरी तरह पागल नहीं है। मुझे देखते ही वह बहुत उत्साहित हो गया और बोला, तुम आ गए। असल में मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मेरा नाम विक्रम है। चिड़ियाघर में काम करना सिर्फ मेरा दिखावा है और अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर विक्रम, आप क्या कहना चाहते हो? क्या मैं इस वायरस से मर जाऊंगा? उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो शायद नहीं मरोगे। तब उसने बताया कि वह पहले एक बड़े साइंस संस्थान में काम करता था और POF नाम के वायरस पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे वहां से निकाल दिया गया। इसलिए वह अपनी पहचान छिपाकर चिड़ियाघर में आ गया और वहीं पर चोरी छिपे अपने प्रयोग करने लगा। उसने कहा, मैं आमतौर पर बीमार और कमजोर जानवरों पर ही प्रयोग करता था, जैसे सुअर, गाय, भेड़, और मेरे प्रयोग से एक ऐसा जानवर भी जिंदा बच गया था जो पहले बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे लगता था मेरा पाप कुछ कम हो गया है। उसने यह भी बताया कि जिस भी जानवर में यह वायरस जाता है वह पहले से ज्यादा चालाक हो जाता है और जो काला भालू चिड़ियाघर से भागा था वही उसका प्रयोग था जिसमें उसने POF वायरस डाला था। जब उसे पता चला कि उसी भालू ने मुझे घायल किया है तो वह और भी हैरान हो गया, क्योंकि मैं पहला इंसान था जिसे उस भालू ने घायल किया और जिसमें यह वायरस पहुंचा। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि भालू भागने वाला है? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानवरों के दिल की बात सुन सकता हूँ। उसने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में जानवरों की बात सुन सकते हो? मैंने कहा, हाँ, वही भालू मुझे खाना चाहता था क्योंकि मैं उसकी बात सुन सकता था। मैंने उसे बताया कि भालू ने मुझे घायल किया और मैं उसके बाद उससे बचने के लिए उसके पास आया हूँ और मैंने उसे यह भी बता दिया कि मैं जानवरों की बात सुन सकता हूँ। वह बहुत उत्साहित हो गया और बोला, यह तो बहुत बड़ा कमाल है। अब मैं उन लोगों को साबित कर दूंगा कि मेरा काम सही था और इंसानों को इस वायरस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, आप पहले यह बताओ कि इस वायरस से मैं मरूंगा या नहीं? उसने कहा, हो सकता है तुम मर जाओ, क्योंकि इस वायरस के बाद इंसान अपना होश खो सकता है और अगर 2 दिन के अंदर इलाज नहीं हुआ तो इंसान अचानक मर भी सकता है। लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मैंने इसका इलाज बना लिया है। मैंने कहा, सच में? तो जल्दी मुझे वह दवा दे दो। उसने कहा, मेरे साथ आओ। फिर वह मुझे अपने छिपे हुए लैब में ले गया और मुझे इस वायरस के खिलाफ एक इंजेक्शन लगा दिया। उसने कहा, अब तुम्हारे शरीर में इस वायरस के खिलाफ दवा फैल गई है, तुम अब सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारे सामने वाले पड़ोसी की हालत शायद खराब हो सकती है। मैंने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊंगा और इंजेक्शन लगवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, अब देर हो चुकी है, अगर वह खुद से नहीं आए तो तुम्हें जबरदस्ती भी उन्हें यह इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक और जरूरी काम के लिए जाना है। यह जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैंने सोचा, अगर मैं अचानक उन्हें पकड़कर इंजेक्शन लगा दूंगा तो शायद काम हो जाएगा, लेकिन वह पुलिस को बुलाकर मुझे ही पकड़वा देंगे। फिर मैंने सोचा, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, अभी किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मैं वैक्सीन लेकर और हाथ में फल की टोकरी पकड़कर रमेश
रमेश चाचा के घर पहुंचा। मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आया क्या बात है, क्या वे लोग घर पर नहीं है। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा तभी रमेश चाचा के घर का दरवाजा खुल गया। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या काम है? मैंने कहा, चाचा मैं आपकी बेटी गीता को देखने आया हूँ। ये फल मेरे तरफ से छोटी सी भेंट है, आप रख लीजिए और मैं दुआ करता हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाए। रमेश चाचा बोले, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, आना ही काफी था, अगली बार कुछ मत लाना। मैंने कहा, ठीक है चाचा। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बैठाया, लेकिन मुझे अजीब लगा क्योंकि घर में सिर्फ वही थे। मैंने पूछा, चाचा चाची और गीता कहाँ हैं, क्या वे सो गए हैं? उन्होंने कहा, चाची गीता को अस्पताल लेकर गई है इलाज के लिए और गोलू कल स्कूल जाएगा इसलिए सो रहा है। मुझे पता था अगर मैं सीधे उन्हें इंजेक्शन लगाने को कहूंगा तो वह मना कर देंगे, इसलिए मैंने एक झूठ बोलने का फैसला किया। मैंने कहा, चाचा मैं एक जरूरी बात बताने आया हूँ, नहीं तो इतनी रात को आपको परेशान नहीं करता। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, खुलकर बोलो, हम पड़ोसी हैं। मैंने कहा, मेरी एक जान पहचान वाली उस जगह काम करती है जहाँ उस भालू का इलाज चल रहा है। उसने मुझे अंदर की खबर दी कि उस भालू के शरीर में एक खतरनाक परजीवी है जो इंसानों में भी फैल सकता है और उसने मेरी सुरक्षा के लिए एक वैक्सीन दिलवाई है। मैंने खास तौर पर आपके लिए एक अतिरिक्त इंजेक्शन भी लिया है ताकि आप भी सुरक्षित रहो। रमेश चाचा बोले, अरे ये तो बहुत गंभीर बात है, ये चिड़ियाघर वाले कितने लापरवाह हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम वैक्सीन साथ लाए हो? मैंने कहा, हाँ यही है। तभी मेरी नजर उनके अलमारी पर पड़ी जिसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं था और दरार में कुछ फंसा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा तो वह एक इंसान का हाथ था जिससे लगातार खून बह रहा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं अंदर से डर गया। मैंने सोचा, क्या यह गोलू का हाथ है क्या? रमेश चाचा इस वायरस की वजह से अपना दिमाग खो चुके हैं और उन्होंने ऐसा कर दिया। तभी रमेश चाचा बोले, अरे तुम मुझे इंजेक्शन लगाने वाले थे ना, तुम इतना कसकर क्यों पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने घबरा कर कहा, माफ करना, मैं थोड़ा ध्यान भटक गया था। मेरी जान पहचान वाली ने कहा है कि यह वैक्सीन जल्दी लगानी जरूरी है, नहीं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। मैंने बात बदलते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है, आपको भी आराम करना चाहिए। मैं उठकर बाहर जाने लगा। तभी रमेश चाचा ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोले, अरे आ ही गए हो तो फल खाकर जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे? मैंने कहा, नहीं चाचा ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने कुछ बहाने बनाए लेकिन जब रमेश चाचा के चेहरे पर नाराजगी दिखी तो मुझे मानना पड़ा। मैंने कहा, ठीक है तो मैं एक टुकड़ा तरबूज खा लेता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं अभी काट कर लाता हूँ। रमेश चाचा तरबूज लेकर किचन में चले गए। मैं किचन के दरवाजे की दरार में फंसे खून से सने हाथ को और रमेश चाचा की पीठ को देख रहा था और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे दिमाग में दो तरीके आए, एक कि मैं अपना बिजली वाला डंडा निकालूं और मौका देखकर रमेश चाचा को गिराकर उन्हें इंजेक्शन लगा दूं ताकि वह ठीक हो जाए। दूसरा कि मैं तुरंत भाग जाऊं, लेकिन दरवाजे के ज्यादा पास रमेश चाचा थे इसलिए वह मुझे पकड़ सकते थे। तभी जब वह फल काट रहे थे मैंने धीरे से फोन मिलाया और तुरंत बात करके काट दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि तरबूज काटने की आवाज बंद हो गई है और रमेश चाचा भी गायब है। मैं खड़ा होकर पूरे कमरे में देखने लगा लेकिन वह कहीं नहीं दिखे। मैंने सोचा ये कहाँ चले गए, अभी तो किचन में थे। तभी अचानक मेरे ऊपर कुछ लाल रंग की बूंद गिरी। मैंने ऊपर देखा तो रमेश चाचा पंखे पर चिपके हुए थे। उनके चेहरे पर डरावनी शक्ल थी, हाथ में चाकू था और मुंह से लार टपक रही थी और वह मुझे खाने की बात कर रहे थे। मैं डर गया और तुरंत बिजली वाला डंडा उनकी तरफ तान दिया। अगले ही पल वह तेजी से मुझ पर कूदे और मुझे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने मेरे गले को काटने की कोशिश की। मैंने एक हाथ से उनका गला रोका और दूसरे हाथ से बिजली वाला डंडा उनके शरीर में लगा दिया। वह दर्द से चिल्लाए और मैं उन्हें धक्का देकर भागने लगा। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा उन्होंने मुझे पीछे से गिरा दिया और मेरा डंडा भी कहीं गिर गया। फिर वह चाकू लेकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे और मुझे किचन के कोने में धकेल दिया। अब मेरे पास भागने का रास्ता नहीं था। तभी मुझे पीछे एक बोतल दिखी। मैंने तुरंत उसे उठाया और उनके पैरों पर फेंक दिया जिससे वह शराब फर्श पर फैल गई और उनके कपड़ों पर भी लग गई। वह एक पल के लिए रुके और सूंघने लगे। उसी समय मैंने नीचे गिरी शराब को जलाया और आग फैल गई जिससे उनके कपड़ों में आग लग गई। वह डरकर आग बुझाने लगे। तभी पुलिस वाले वहां पहुंच गए और 246 नंबर के घर से धुआं निकल रहा था। एक पुलिस वाला अंदर दौड़ा और उसने देखा कि मैं नीचे दबा हुआ हूं और रमेश चाचा चाकू लेकर मुझे मारने वाले हैं। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ और हाथ ऊपर करो, लेकिन रमेश चाचा ने उसकी बात नहीं मानी और चाकू नीचे लाने लगे। तभी गोली चलने की आवाज आई और रमेश चाचा वहीं गिर गए और मर गए। अगले दिन मैंने पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। जांच में पता चला कि डॉक्टर विक्रम ने अपने प्रयोगों का गलत इस्तेमाल किया था जिससे जानवर खतरनाक हो गए और रमेश चाचा भी उसी में फंस गए और डॉक्टर विक्रम को भी इसके लिए सजा मिली।